हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग भारत की खोज पुस्तक से अध्याय 5 नई समस्याएं क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेहरू जी ने नई समस्याओं के बारे में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, शीर्षक है अरब और मंगोल। क्या दिया है देखो। जब हर्ष माने हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, जब हर्षवर्धन उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे और विद्वान चीनी यात्री हुआन सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे, नालंदा विश्वविद्यालय में, उसी समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था, यानी इस्लाम का उदय हो गया था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए। अर्थात जिस समय हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासक थे, उस समय अरब में इस्लाम अपना रूप ग्रहण कर रहा था, यानी इस्लाम धर्म शुरू हो गया था और भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे 600 वर्ष लग गए। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग देखते हैं। अरबों ने बड़ी आसानी से दूर दूर तक फैलकर तमाम इलाके फतह किए, पर भारत में वे तब भी और बाद में भी सिंध के आगे नहीं बढ़ सके। शायद भारत तब भी आक्रमणकारियों को रोकने के लिए काफी मजबूत था। अब हम आगे देखेंगे बेटा, महमूद गजनवी और अफगान। महमूद गजनवी और अफगान, इस शीर्षक के अंतर्गत ये बताया है नेहरू जी ने कि लगभग 300 वर्ष तक भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। महमूद गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उसने बड़ी कठोरता निर्ममता से कई आक्रमण किए जिनमें भारत में बड़ा खून खराबा हुआ, और वह जब भी आता था तो यहाँ से बहुत सारे खजाने ले गया। ठीक है बेटा, अनुमान लगाया जा सकता है कि महमूद ने कितनी तबाही की थी, पर महमूद ने उत्तरी भारत के सिर्फ एक टुकड़े को छुआ और लूटा था। आगे देखो दिया है, महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज में मिला लिया। वह हर धावे के बाद गजनी लौट जाता था, अपने देश लौट जाता था। वह कश्मीर पर विजय नहीं पा सका। वह पहाड़ी देश उसे रोकने और मार भगाने में सफल हो गया। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे भारी हार का सामना करना पड़ा। इस आखिरी धावे के बाद वह फिर नहीं लौटा। अब हम देखते हैं बच्चों कि उसकी मृत्यु कब हुई। महमूद की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद 160 वर्षों से अधिक समय तक न तो भारत पर कोई आक्रमण हुआ और न ही पंजाब के आगे तुर्की शासन का विस्तार हुआ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो क्या लिखा है। 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया और कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वह आया उसी को वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया था उन्हीं के खोपड़ियों के मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। बहुत ही निर्दयतापूर्ण ढंग से उसने दिल्ली को उसकी दरिंदगी का सामना करना पड़ा। अब आगे देखते हैं बेटा, इसमें दिया है जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था, उस समय उत्तर की ओर पहाड़ियों से होकर एक और हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव उसी ने डाली। ठीक है बेटा, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली?
तुर्क मंगोल बाबर ने। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। कबीर जी एक समाज सुधारक थे, तुम जैसा जानते ही हो। गुरु नानक जी के बारे में भी पता है। गुरु नानक ने सिख धर्म के संस्थापक हैं वो। ठीक है बच्चों। अब देखो अमीर खुसरो कौन है। अमीर खुसरो तुर्क थे। वो फारसी के चोटी के कवि थे। उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था और महान संगीतकार थे। उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। कहा जाता है लोकप्रिय तंत्री वाद्य सितार का आविष्कार उन्होंने किया था। उनकी प्रसिद्धि का क्या आधार था? उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं, जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा था। बच्चों, अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियां भी लिखी हैं। ठीक है, तो आगे तुम लोग ये शीर्षक पढ़ लेना। बाबर अकबर, यांत्रिक उन्नति, रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। ये सारे शीर्षक बेटा पढ़ लेना। इसको तुम लोगों को स्वयं पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हें जानकारी मिलेगी। अंग्रेज ने उल्टी गंगा बहाई। बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।